नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। आपको पता है 17 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी किया था और उस कैलेंडर में बताया गया था कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जिसकी सैलरी है 72,000 रुपए, जी हाँ सही सुन रहे हैं, 72,000 रुपए है। ग्रुप बी की ये आपकी जॉब है ना, गैजेटेड नहीं है लेकिन ग्रुप बी की जॉब है और पे लेवल इसका 6 है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। आप समझ रहे हैं। तो 72,000 रुपए आपकी सैलरी मिलेगी। बेसिक पे ही इसका 35,400 रुपए है। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं, जैसा कि एक एक करके सारी बातें हम लोग समझेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, फॉर्म के बारे में हर एक चीज मैं आपको समझूंगा। फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आयु सीमा क्या है, हर एक बात पर मैं गंभीर रूप से चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम लोग पूरा एनुअल कैलेंडर देखते हैं कि एनुअल कैलेंडर क्या था। फिर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, जी हाँ कह रहा था कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर ने 15 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा और लगभग ये 19 दिसंबर को आज ये शॉर्ट नोटिस जारी हुई है। हो सकता है 48 घंटे के भीतर पूरी नोटिस ये जारी हो जाए, पूरा नोटिफिकेशन ये जारी हो जाए। फिर इसके बाद ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसका सेकेंड संडे ऑफ जनवरी, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो जनवरी का दूसरा रविवार है इसका पेपर हो जाएगा दूसरे रविवार को, यानी बहुत कम समय आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए और आपके पास एक महीने का ही समय होगा। तो आप देख पाएंगे तो लगभग 15 जनवरी के आसपास मान के चलेंगे, 15 जनवरी के पहले पहले आपका ये जो पेपर है ये करवा दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगला डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बिफोर फर्स्ट संडे ऑफ फरवरी, यानी कि जो पहला संडे होगा फरवरी का उसके पहले आपका इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग कब होगी, थर्ड संडे ऑफ फरवरी। फिर डिक्लेरेशन ऑफ टाइपिंग रिजल्ट कब आ जाएगा, फर्स्ट संडे ऑफ मार्च। फिर इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा थर्ड संडे ऑफ मार्च। फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा बिफोर सेकेंड ऑफ अप्रैल। फिर इसका इंटरव्यू आपका हो जाएगा बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ मई। फिर आपका जो मेरिट लिस्ट होगी और जो ऑफर और अपॉइंटमेंट होगा वो मई तक, यानी कि आप देख पाएंगे कि जनवरी में पेपर होगा, मई में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। इतनी तेज वैकेंसी ये भरी जाती है, तो किस बात की देरी है। बस मैं आपको और भी सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, समझते रहिएगा कौन कौन भर पाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न देखेंगे कैसे इसका एग्जाम होता है, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम में टोटल आपके 125 क्वेश्चन होंगे। अब इन 125 क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग पेपर आएंगे, एक ही पेपर होगा और उसमें 125 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन जो होंगे उस 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके होंगे इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के और 25 जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, आपके रीजनिंग के। लेकिन रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन आपके मैथ के डाल दिए जाते हैं। इसके 25 क्वेश्चन आपको है ना उसी पेपर में ही आपको कंप्यूटर के मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही, ठीक है ना। अब जो मैं आपको बताता हूं समझिएगा, इसमें जो भी चीजें दी जाती हैं उसमें आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर इसको दो पार्ट में देखें तो अगर आप 100 क्वेश्चन का एक पार्ट ले लें, यानी इंग्लिश जीएस और रीजनिंग को ले लें, तो 100 मानकर चलेंगे, यानी 100 में से 50 नंबर आपको पार्ट ए में लाने होंगे। 100 में से 50 नंबर लाएंगे तभी काम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। फिर जो 50 नंबर नहीं लाएगा 100 में, उसकी कॉपी ही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और फिर जो 50 नंबर के ऊपर लाएगा बस उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, उसी के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये जो 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जी हाँ मैं इसको पार्ट बी में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि 25 में से कम 13 नंबर लाने आवश्यक हैं, 12.5 से ज्यादा, ठीक है ना। 100 में से 50 यहां लाने हैं और ये कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होंगे 25 जो एक ही पेपर में रहेगा, दोनों एक ही में रहेंगे, लेकिन 13 नंबर इसमें अलग से लाने हैं। बात समझ आ रही है, यानी 50 इसमें और 13 इसमें, यानी 63 नंबर जब आप लाएंगे तभी आप आगे चलकर मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें आप पास हो पाएंगे, उसके आधार पर आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। अगर आपने मान के चलिए कि आपने यहां पे 100 में से 50 नंबर तो पा लिए, 51 पा लिए, लेकिन यहां पर 25 में से 10 पा पाए, कंप्यूटर आप नहीं कर पाए 13 नंबर की, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। यानी यहां पर 50 और यहां पर आपको 13 नंबर लाने, 63 नंबर तो लाने ही लाने हैं, 50 इसमें और 13 इसमें। क्लियर है। जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट पास कर लेंगे तो रिजल्ट जारी होगा, मैंने आपको बता दिया है। पहले क्या होता था कि जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था तो उसी दिन भी टाइपिंग हो जाती थी, उसी दिन ही टाइपिंग हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या कर दिया है कि पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसके बाद रिजल्ट निकलेगा।
रिजल्ट के बाद आपकी टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब जो टाइपिंग होगी वो 35 वर्ड पर मिनट की होगी, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा। और आप देख पाएंगे जो मिस्टेक अलाउ है वो मैक्सिमम 3% अलाउ है, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो 3% मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, और 10 मिनट में आपको करना होगा, 10 मिनट में आपको करना होगा, इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको 2 घंटे का होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, ऐसे लाइटर राइटिंग होगी, है ना, ऐसे राइटिंग होगी, और प्रिसाइज राइटिंग होगी, सटीकता, है ना। एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देते हैं और उसको प्रिसाइज करके छोटा करना होता है, संक्षिप्त में करना होता है। तो 2 घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। फिर इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। फिर इसके बाद आपका क्या होगा बच्चों, इंटरव्यू होगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। यहीं से आपकी मेरिट तय होगी। नंबर इसके भी होंगे, नंबर इसके भी होंगे, नंबर आपके इंटरव्यू के भी होंगे। 25 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, 25 नंबर का आपका क्या होगा बच्चों, इंटरव्यू होगा। ठीक है ना। अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं तो आप ये पेपर देख पाएंगे जिसमें आपका पैसेज, सबसे पहले पैसेज आता है, फिर आपका पैसेज आता है ना। तो 10 नंबर को तो आपके पैसेज हो गए। लेकिन एक चीज मजेदार आपको बताता हूं, 5 क्वेश्चन PQRS के आते हैं, 5 क्वेश्चन एरर फाइंडिंग के आते हैं, 5-5 क्वेश्चन करके ये पूरा ग्रामर और पूरा ये सब पूछता है। फिर इसके बाद जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और जो जीएस जीके के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग जीएस जीके ये पूरे क्वेश्चन इंग्लिश में सेट होते हैं और आप आराम से कर सकते हैं। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइज द चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम कितने जज हो सकते हैं। तो जब ये पेपर बना था, है ना, तब उस समय 30+1 होता, लेकिन इस समय 33+1 है, यानी अब इस समय 34 आंसर आएगा। तो है आसान सा, क्लियर है। करा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नेशनल असेंबली फायर द, देखो है आसान से, कुछ है नहीं। करा द सीनियर इंडियन लॉयर हु आर्ग्यूड फॉर इंडिया इन द हियरिंग एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समझ रहे हो ना, जिसका मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जहां पर है नीदरलैंड में है। तो आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसके बनते हैं वो कमेटीज से बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बनते हैं, यानी कि कोर्ट से अधिकतर बनते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 66.5 डिग्री जो रेखा है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे देखना है, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज स्टेटेड टू बी इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 66.5 विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एक्सिस ऑफ द अर्थ फॉर्म दिस एंगल। तो आपको पता 66.5 डिग्री अगर उत्तर में है ना, तो आर्कटिक वृत्त, और नीचे है तो सब अंटार्कटिक वृत्त, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया आर्कटिक सर्किल, क्योंकि बाकी सब अंटार्कटिक सर्किल तो था ही नहीं, है ना। Who was the प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था, हु वॉज द प्रेसिडेंट, यानी संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। बात समझ आ रही है। तो यहां पर पूछा है कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। आज था नहीं पूछा है, या पहले नहीं पूछा, वरना सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते। तो इस प्रकार से आपको ये नहीं देखना है कि सर ये क्वेश्चन तो पूरे इंग्लिश में आ रहे हैं, हिंदी में नहीं आते। आपको इतनी तो इंग्लिश आती होगी, अगर आप इंग्लिश नहीं आती तो ये फॉर्म ही नहीं भरेंगे। इंग्लिश आती होगी तो ये आराम से क्वेश्चन पूरे कर पाएंगे। मैथ वैथ के जो क्वेश्चन भी आते हैं वो भी इंग्लिश में है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी आपके किस में है, इंग्लिश में ही है। ठीक है ना, कैलेंडर क्लॉक जो भी है। और पेपर बहुत आसान होता है, पेपर आपको मैं दे दूंगा, पेपर बहुत आसान होता है, पेपर बिल्कुल कठिन नहीं होता। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले विद्यार्थी हमारे पेड बैच के हैं वो आराम से सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म डालें और हो जाएगा उनका। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली बात करते हैं, है ना। अब अगली बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आयु सीमा। आयु सीमा कितनी है भैया, तो आयु सीमा है इसकी 18 से 30 वर्ष। आयु सीमा कितनी है, 18 से 30 वर्ष। इसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। बाकी जो अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी SC ST को, वो मिलेगा। योग्यता क्या है, स्नातक पास, स्नातक पास होना चाहिए, याद रखिएगा। 31 दिसंबर 2024 तक, बच्चे क्या, 31 दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं 2025 में आपका ग्रेजुएशन होगा तो आप अप्लाई करेंगे, नहीं, रिजल्ट आ जाना चाहिए 31 दिसंबर तक। और जो एज भी कैलकुलेट हो रही है वो 31 दिसंबर तक से ही हो रही है, आपको देख पाएंगे। जैसा कि फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको फिर से एक बार बता देंगे, वैसे यही नोटिफिकेशन है। लिखा है क्वेश्चन सेट ओनली इन इंग्लिश, लिखा हुआ है इन ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना। अब रिटन एग्जाम 125 मार्क, टाइपिंग टेस्ट 50 मार्क्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपको 50 में से पास होने के लिए, अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव लिखें तो कम से कम 50 में से 25 मार्क्स चाहिए होंगे।
50 में से 25 मार्क्स चाहिए होंगे इंटरव्यू में जाने के लिए। और इंटरव्यू में अगर आपके 13 नंबर नहीं है, सोचिए अगर आप ये सब पास कर गए और इंटरव्यू में अगर आपके 13 नंबर नहीं आ पाए, इंटरव्यू में आपको 13 नंबर नहीं दिया तो भी फेल हो जाएंगे। और 13 नंबर मिल गया तो फिर आप मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अब आपको मैंने बताया कि जो 125 मार्क्स इसको पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया है। अब ये पार्ट ए पार्ट बी में मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के 50, जीके जीएस के 25 और रीजनिंग और मैथ के आपके 25 आएंगे। 100 क्वेश्चन में आपको 50 नंबर लाने हैं। 25 क्वेश्चन के कंप्यूटर के उसी में होंगे, जिसमें आपको मैं दिखा देता हूं। देखो लास्ट में आपको यहाँ पे देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन होंगे। आप यहां पर देखेंगे, एक सेकेंड ये आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर था, ठीक है। ये देखो यहां पर ये आप देख पाएंगे, ये आपका कंप्यूटर का पेपर है। देखो कंप्यूटर पे बहुत आसान सा है। आपको ऑफिस आता है, ऑफिस चलाना आता है, एमएस ऑफिस अगर आपको आता है तो 10 क्वेश्चन अकेले एमएस ऑफिस से है, बस काम खत्म, है ना। फिर दूसरे को डीएनएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एमएस वर्ड, है ना। देखो एमएस एक्सेल, देखो अधिकतर क्वेश्चन क्या है, शॉर्टकट की से या तो आपके ऑफिस से है ना। मेमोरी से 2 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर देख पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो देखो लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज वेरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इन द लास्ट। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है, और बचपन में करते थे भाई, इंटर हमने किया है, इंटर हाई स्कूल ऐसे तो करके किया है ना। राइट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द अबव स्टैंजा। तो जो ऊपर अंडरलाइन दिए गए होंगे, जैसे क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, है ना, विनाशात्मक। तो इस प्रकार से जो आपके ये दिए गए अंडरलाइन में इसका एंटोनिम लिखना है। भाई डरना नहीं है यार, करना तो है। इंटर तक करके आए हो, ग्रेजुएशन के पूरे पेपर लिखे हैं आपने, जब सब कुछ लिखा ही है, लेकिन अब तुम लोग चालाक हो गए हो, कामचोर हो गए हो, बात समझ आ रही है। अब तुम्हें लिखने का मन नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे 150 वर्ड है तो 150 वर्ड है तो इसका प्रिसाइज करना होता है ना। अब 150 वर्ड है ना, क्या सॉरी, एक मेक प्रिसाइज कह रहा है, यानी कि ये पूरा इतना बड़ा आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दिया होगा और इस पैसेज में आपसे कह रहा है कि इसका प्रिसाइज कीजिए। मैक्सिमम आप 150 वर्ड का लिखिएगा, 150 वर्ड से ज्यादा प्रिसाइज मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है इसका 1/3 लिखना होता है, आपको सिर्फ 1/3 या 1/4 करके लिखते हैं, है ना। फिर इनमें से 600 वर्ड का आपको 40 मार्क्स का आएगा। इसमें से 600 वर्ड का आपको क्या करना होगा, इसमें आपको एक ये लिखना होगा, क्या नाम है, ऐसे लिखना होगा। क्या लिखना होगा बच्चों, ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 2 घंटे का काम है बच्चों, ये पूरा कितने घंटे का काम है साथियों, ये 2 घंटे का काम है। और जो डिस्क्रिप्टिव आएगा वो आएगा 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 30 और 40, 70 और शायद ऊपर 30 है, ठीक है ना। ऊपर क्या है, ऊपर शायद आपका 30 है, एक सेकेंड। ये टोटल मार्क्स 100 है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के मैंने यहाँ पे 50 लिख दिए हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव के 100 मार्क्स है बच्चों आपके, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के टोटल मार्क्स कितने हैं भाई, डिस्क्रिप्टिव के यहाँ पर 100 मार्क्स हैं, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव है वो यहाँ पे कितने मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव आपका कितने मार्क्स का है बच्चों, 100 मार्क्स का है ना। तो 100 में से 50 नंबर फिर आपको लाने होंगे। तो यहां लिख देता हूं, डिस्क्रिप्टिव आपके 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है और 50% लाना अनिवार्य है, 50% लाना अनिवार्य है, क्लियर है। और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट आपका बता चुका हूं, आपका टाइपिंग टेस्ट 50 मार्क्स का है। टाइपिंग टेस्ट जो है बच्चों आपका ये 50 मार्क्स का है। टाइपिंग टेस्ट आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें 25 नंबर लाने आपके जरूरी हैं, क्लियर है। तो ये, और इंटरव्यू आपका कितने नंबर का है, 25 नंबर का है, जिसमें 13 नंबर लाने आपके जरूरी है। फिर इसके बाद यानी कह सकते हैं इसका आधा आधा अगर देख लिया जाए तो आप देखेंगे कि 125 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 150, 150 हो गया, और 150 के बाद ये क्या हो गया, 200 हो गया, और फिर 100 हो गया 300। ये 300 में से 150 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, है ना। तो आप देख पाएंगे 25 25 कितना हो गया, 50, 150 हो गया, 200 हो गया और ये 100 हो गया, टोटल 300। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर जिम्मेदारी है, ठीक है ना। लेकिन 50% लाना आपको जरूरी है। मेरे हिसाब से मैं आपको हर एक चीज अच्छे से समझा पाया हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले विद्यार्थी आराम से जो उनको पढ़ा है, जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स बनाने के बाद आप ये पेपर देकर आइएगा, आपकी चीजें हो जाएंगी। इंग्लिश पर फोकस कीजिएगा, जीके जीएस आपको जितनी पढ़ाई गई, इंग्लिश आपको जितनी पढ़ाई गई है, बस रीजनिंग आपको अलग से पढ़ लेनी है, बाकी पूरा उसी में मिल जाएगा, ठीक है ना।
पहले मैंने सोचा इसका बैच ले आते हैं, फिर मैंने सोचा यार जब अगले महीने पेपर है तो इसका बैच लाकर क्या करेंगे, इसलिए अब हम इसका बैच नहीं ला रहे हैं, ठीक है ना। अगर लेकिन क्लास चला देंगे इसकी यूट्यूब पर हम, लेकिन इसकी जो क्लास है वो हम यूट्यूब पे चला देंगे, तो उसको यूट्यूब से ही हमसे पढ़ लीजिएगा, पेड बैच मत लीजिएगा, ठीक है ना, छोड़ दीजिए पेड बैच, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।